अब आपने एचपीएलसी में कॉमनली देखा होगा कि कैसे एक सॉल्यूशन फॉर्म में हमारे सैंपल को रखा जाता है सैंपल होल्डर में और उसके बाद हमें वो सॉल्यूशन फॉर्म में ही उस सैंपल का एब्जॉर्प्शन देखने मिलता है और उसके बेसिस पे डिटेक्टर डिटेक्ट करता है कि कितना सैंपल प्रेजेंट है, कौन सा सैंपल प्रेजेंट है। उसी तरह इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमेट्री में भी सिमिलर चीज होती है। हमारी इंसिडेंट रेडिएशन आएगी, इंफ्रारेड रेडिएशन, और वो हमारे सैंपल के साथ इंटरैक्ट करेगी और उसके बाद हमें पता चलेगा डिटेक्टर के थ्रू कि कौन सा सैंपल प्रेजेंट है। लेकिन हमारे पास जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमेट्री है उसमें कुछ डिविएशंस आते हैं, कुछ डिफरेंट चीजें आती हैं जो कि एचपीएलसी में हमें देखने नहीं मिलती। एक प्रॉब्लम इसमें ये है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमेट्री में कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम सॉल्यूशन फॉर्म में कोई सैंपल को यूज नहीं कर सकते। सॉल्यूशन फॉर्म में हम सैंपल को यूज क्यों नहीं कर सकते, इसका एक रीजन है। सॉल्यूशन बेसिकली एक सॉल्वेंट को इन्वॉल्व करता है, यानी आप एक लिक्विड या फिर एक सॉलिड लोगे और उसे सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, यानी कि एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दोगे। लेकिन इसमें हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम ये पॉसिबल नहीं होता इंफ्रारेड में। इसका रीजन ये है क्योंकि मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट्स जो कॉमनली यूज किए जाते हैं वो इंफ्रारेड रेंज में, यानी कि 2.5 से लेकर 15 माइक्रोमीटर की जो इंफ्रारेड रेडिएशन की रेंज है उसमें मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट्स ट्रांसपेरेंट नहीं है। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या हुआ? अगर एक पर्टिकुलर रेंज में कोई सॉल्वेंट रेडिएशन अब्सॉर्ब नहीं कर रहा तो उस रेंज के लिए उस सॉल्वेंट को ट्रांसपेरेंट कहलाया जाता है। लेकिन इस केस में हमें देखने मिलता है कि जो इंफ्रारेड रेंज है 2.5 से 15 माइक्रोमीटर जो कॉमनली यूज की जाती है, उस रेंज में हमें कोई भी सॉल्वेंट ऐसा कॉमनली यूज किया जाने वाला नहीं मिलता जो कि ट्रांसपेरेंट हो। तो इस वजह से या तो हम अगर कोई सॉल्वेंट ले तो वो बहुत रेयर होगा और रेयर होने की वजह से वो बहुत एक्सपेंसिव भी होगा। तो इसी वजह से हम अल्टरनेट मेथड्स यूज करते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमेट्री में, और वो अल्टरनेट मेथड्स में से सबसे पहली मेथड है गैसियस सैंपल्स, यानी कि गैस फॉर्म में कोई सैंपल अगर आप रखते हो सैंपल होल्डर में और उसे डिटेक्ट करते हो तो उसे कहा जाता है गैसियस सैंपल। अब ये जो गैसियस सैंपल है, इसे अगर आपको एक पर्टिकुलर सेल में होल्ड करना है, जिसे इस केस में इवैक्यूएटेड सेल कहा जाता है, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली चीज़ हम जो आज देखने वाले हैं, वो है कि इवैक्यूएटेड सेल का मतलब क्या होता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि इसका पूरा मैकेनिज़्म क्या है, कैसे ये बैफल्स काम में आते हैं, कैसे ये इंसिडेंट बीम ट्रांसमिटेड बीम में कन्वर्ट होती है, ये सभी चीज़ें। सबसे पहले हम समझते हैं इसका नाम इवैक्यूएटेड सेल क्यों पड़ा। इवैक्यूएटेड सेल इसका नाम इस वजह से है क्योंकि इवैक्यूएटेड का मतलब ये होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर एरिया में से किसी को हटा दिया गया हो या खाली कर दिया गया हो कोई एरिया, तो उसे इवैक्यूएटेड कहा जाता है। तो ये जो पूरा सैंपल या ये जो पूरा सेल है, ये जो चार दीवारें आपको दिख रही है, वो सेल के अंदर जो भी गैसेस प्रेजेंट है जो एटमॉस्फेयर में नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मॉइस्चर जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बहुत कॉमनली प्रेजेंट होते हैं। ये सभी गैसेस जो है वो कंप्लीटली निकाल दिए गए हैं। इस वजह से इसे इवैक्यूएटेड सेल कहा जाता है। अब ये निकाले क्यों गए हैं? क्योंकि हम इसमें हमारा सैंपल डालेंगे। अगर हमारे सैंपल के अलावा और कोई गैस भी प्रेजेंट हुआ तो वो गैस भी अब्जॉर्प्शन शो करेगा, चांसेस है इंफ्रारेड रेडिएशन का। इस वजह से हमें पीक्स डिफर करेंगी, हमारी जो डिटेक्टर में पीक्स आएंगी वो डिफर करेंगी। इस वजह से हम सभी गैसेस को पहले निकाल देते हैं। इसके बाद हम हमारे सैंपल को इसमें फिल करते हैं। सैंपल एक गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है। यहाँ पर मैंने ये जो व्हाइट डॉट्स दिखाए हैं बहुत सारे, ये बेसिकली हमारे सैंपल्स हैं। अब ये सैंपल ऑब्वियसली हमें दिखेगा नहीं क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में है, लेकिन जस्ट आप विजुअलाइज कर पाओ इस केस में, इस वजह से मैंने इन सैंपल्स को बनाया हुआ है, इस गैसियस फॉर्म को बनाया हुआ है। अब देखते हैं कि इसमें इंसिडेंट बीम और ट्रांसमिटेड बीम और बैफल्स का क्या काम है। इंसिडेंट बीम यहाँ से आएगी। ये बेसिकली हमारे जो सोर्सेज हैं अलग-अलग इंफ्रारेड रेडिएशन के, जैसे कि नर्न्स्ट, ग्लोअर या फिर ग्लोबार सोर्स, ये सभी सोर्सेज मैंने कवर करवाए हुए हैं। मेरी ये पूरी प्लेलिस्ट है सोर्सेज पे, आप वो जाके देख सकते हो। वो सोर्स के थ्रू जो इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट बीम्स आएंगी, वो यहाँ पर आएंगी, ये सेल पे हिट करेंगी। अब ये सेल की जो दीवारें हैं वो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है आईआर रेडिएशन के लिए, जिस वजह से ये दीवारों के थ्रू आसानी से ये इंसिडेंट बीम जा सकती है। तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा आप ये देख सकते हो यहाँ पर बैफल्स दिए हुए हैं। ये क्यों दिए हुए हैं, इसके लिए ये समझते हैं कि लेट्स से यहाँ पर बैफल्स नहीं होते, इस केस में क्या होता, हमारी अगर यहाँ पर बैफल्स नहीं होते तो ये हमारी इंसिडेंट बीम जो आती वो डायरेक्टली यहाँ से पास होके बाहर निकल जाती ट्रांसमिटेड बीम के फॉर्म में।
अब सिंस हमारा इवैक्यूएटेड सेल बहुत ही छोटा-सा है, बहुत कॉम्पैक्ट है, ये फ्यू मिलीमीटर से लेकर कुछ सेंटीमीटर्स तक जा सकता है समटाइम्स। तो इतना छोटा सैंपल होल्डर होने की वजह से, इवैक्यूएटेड सेल होने की वजह से, हमें ये देखने मिलता है कि अगर हमने ये बीम को सीधा जाने दिया, तो ये बीम और ये सैंपल जो है बीच में, ये जो व्हाइट कलर के सैंपल है, इनमें इतना इंटरैक्शन देखने नहीं मिलेगा आपको क्योंकि ये सीधा आके चली ही गई बाहर। तो इस वजह से हमें जो पीक्स मिलेंगी, वो इतनी अच्छी नहीं मिलेंगी, इतनी स्ट्रॉन्ग पीक्स नहीं मिलेंगी। तो इस वजह से हम बैफल्स को ऐड करते हैं। इससे क्या होगा, इंसिडेंट बीम जो अंदर आएगी वो बैफल को हिट करेंगी। अब ये बैफल ऐसे एंगल किया गया है, ऐसी पोज़ीशन पे रखा गया है, जिससे कि ये बैफल का जो रिफ्लेक्ट होके जहाँ यहाँ से जो रेडिएशन जाएगी, वो दूसरे बैफल की तरफ जाएगी। ये रेडिएशन अगेन यहाँ पर हिट होगा। यहाँ से अगेन पोज़ीशन और एंगल ऐसा है कि दूसरे बैफल की तरफ रीडायरेक्ट किया जाएगा रेडिएशन को। उसी तरह ये कॉन्स्टेंटली ऐसे पोज़ीशन्ड होते हैं कि कॉन्स्टेंटली ये अलग-अलग बैफल्स को हिट करते जाएँगे। इस वजह से आप देख सकते हो कि अगर बैफल्स ना होते तो हमारी पाथ लेंथ कितनी थी? बहुत छोटी-सी। लेकिन बैफल्स होने की वजह से हमारी पाथ लेंथ को देखो कितनी इंक्रीज़ हो गई है। तो ये जो पाथ लेंथ को इंक्रीज़ करने का काम है, ये बैफल्स करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, बैफल्स हेल्प एक्सटेंड द पाथ लेंथ व्हिच गिव्स मोर इंटरैक्शन। अब ये इंटरैक्शन किसके बीच में? ये मोर इंटरैक्शन जो है, ये बेसिकली हमारी इंसिडेंट बीम और ये सैंपल जो प्रेज़ेंट है बीच-बीच में, इसके बीच में है। तो ये जो गेशियस सैंपल है, ये जहाँ पर यहाँ से जब ये बैफल के थ्रू यहाँ दूसरे बैफल पे हिट करने जाएगी इंसिडेंट बीम, तब हमें देखने मिलेगा कि इसके रास्ते में जितने भी सैंपल मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं हमारे गैसियस सैंपल के, वो सैंपल को ये हिट करती जाएगी और कॉन्स्टेंटली एब्ज़ॉर्प्शन देखने मिलेगा हमें, जिससे कि हमारे डिटेक्टर में जब फाइनली ये ट्रांसमिटेड बीम जाएगी, तब इतने सारे इंटरैक्शंस होंगे ये पूरी पाथ लेंथ में कि हमें बहुत स्ट्रॉन्ग पीक्स मिलेंगी और ये स्ट्रॉन्ग पीक्स की वजह से हम एक कॉन्फिडेंस के साथ कह पाएँगे कि हाँ, ये कंपाउंड प्रेज़ेंट है हमारा। तो इस वजह से ये मोर इंटरैक्शंस होते हैं, इस वजह से हमें बेटर और स्ट्रॉन्गर पीक्स मिलती है। तो आज हमने ये समझा कि इवैक्यूएटेड सेल इसका नाम क्यों है, ये कैसे काम करता है, बैफल्स का क्या काम है। इसके अलावा हमने ये भी समझा कि ये सॉल्यूशंस क्यों यूज़ नहीं किए जाते मोस्ट ऑफ द टाइम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमेट्री में, क्योंकि हमारे पास इतने अच्छे सॉल्वेंट्स हैं नहीं जो कि आईआर रेडिएशन या आईआर रेंज में ट्रांसपेरेंट हो, इंफ्रारेड रेंज में, जो कि ये रेंज है। इतने कॉमन है नहीं, इस वजह से ये एक्सपेंसिव हो जाते हैं, जिस वजह से हम प्रेफ़र करते हैं कि हम कोई और मेथड यूज़ करें। तो ये है इवैक्यूएटेड सेल का कॉन्सेप्ट। थैंक यू।